नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th के इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे और जो नोट्स होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के हैं जिसका नाम है साउंड। तो साउंड आखिरी चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि साउंड होता क्या है। तो साउंड जैसे यहाँ पर दिया गया, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे आपने देखा होगा कई सारी टाइप की एनर्जी होती है, जैसे लाइट एनर्जी होती है, ठीक है, हीट एनर्जी होती है। इसी तरीके से एक एनर्जी होती है जिसको क्या कहते हैं, साउंड एनर्जी कहते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स। तो ये चीज़ हम लोग को जो साउंड है कहाँ सुनाई पड़ती है, ईयर्स में सुनाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक सेंसेशन प्रोड्यूस होता है हमारे कानों में। ठीक है, नेक्स्ट पे तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन क्या होते हैं, तो वाइब्रेशन इट इज अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टू एंड फ्रो मूव करता है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट है, ये एक पार्टिकल है और ये ऊपर और नीचे टू एंड फ्रो मूव कर रहा है या इधर और इधर टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, लेफ्ट और राइट में, तो दिस मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो इस मोशन को क्या कहेंगे, वाइब्रेशन कहा जाएगा। तो वाइब्रेशन की डेफिनेशन याद रखिएगा, इट इज अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो। ये आपको शब्द याद रखना है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आते हैं, इसके बाद देखिए जो साउंड वेव्स हैं उनको क्या कहा गया है, तो साउंड वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम। तो देखिए जो मीडियम होता है, अब मीडियम चाहे सॉलिड मीडियम हो, ठीक है, चाहे लिक्विड मीडियम हो या गैस मीडियम हो, तीनों में आपको पता होगा पार्टिकल्स होते हैं। जैसे सॉलिड मीडियम है उसमें पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड मीडियम में भी पार्टिकल्स होंगे और गैस मीडियम में भी पार्टिकल्स होंगे। तो जो साउंड वेव्स है वो कैसे ट्रेवल करती है, तो इसी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने मीन पोजीशन पे क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, उनमें वाइब्रेशन होता है। तो एक एक वेव प्रोड्यूस होती है जिसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव हम लोग कहते हैं, और उससे साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। तो साउंड वेव को इसीलिए क्या कहा गया है, मैकेनिकल वेव कहा गया है। अब देखिए इसको मैकेनिकल वेव कहने का कारण एक ये भी है कि मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है। ठीक है, इसीलिए जो साउंड वेव है, साउंड वेव अगर आप देखेंगे तो इसमें सॉलिड में तो स्पीड होती है इसकी, साउंड की अगर स्पीड सॉलिड में देखी जाएगी सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में होती है और सबसे कम स्पीड अगर आप देखेंगे तो गैस में होती है। और अगर वैक्यूम में आप देखेंगे तो वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करती है, इसका मतलब स्पीड क्या होती है, जीरो होती है वैक्यूम में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों कहा जाता है, तो आप सिंपल कहेंगे कि साउंड वेव को एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। किसकी जरूरत होती है, तो साउंड वेव रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। याद रखिएगा, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है साउंड वेव को, इसीलिए साउंड वेव को क्या कहा जाता है, एक मैकेनिकल वेव कहा जाता है। इसके बाद आते हैं, अगला जो टॉपिक है उसमें कहा गया है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, मतलब साउंड जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो साउंड याद रखिएगा, प्रोड्यूस हमेशा होता है बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, मतलब उसमें अगर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे आप लोग को एग्जांपल्स दिए गए, जैसे स्ट्रेच रबर बैंड। आप लोग ने ये एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा कि एक रबर बैंड लीजिए, उसको स्ट्रेच करिए और यहाँ पे एक छोटा सा उसमें कंपन दीजिए, मतलब एक छोटा सा ये कह सकते हैं फोर्स लगाइए। जैसे आप फोर्स लगाते हैं, जैसे ही उस रबर बैंड को आप छोड़ेंगे तो क्या देखते हैं, रबर बैंड वाइब्रेट करने लग जाता है। रबर बैंड में वाइब्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इन वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग प्लग करें, स्क्रैच करें, तो स्क्रैचिंग से भी साउंड प्रोड्यूस होगा, रबिंग से भी साउंड प्रोड्यूस होता है, ब्लोइंग से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे आप ब्लोइंग हॉर्न की बात करी जाए, ठीक है, या फ्लूट की बात करी जाए, जो बांसुरी होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एयर को ब्लो करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है। शेकिंग से भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड्स हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये मेथड्स आप लोग को याद रखने हैं कि हाउ टू प्रोड्यूस साउंड। इसके बाद आते हैं द ह्यूमन। अब देखिए ह्यूमन की बात अगर करी जाए, हम लोग की वॉइस निकलती है, वो क्यों निकलती है, तो उसमें भी कोई ना कोई चीज वाइब्रेट कर रही होगी। तो क्या वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेट करता है हमारा वोकल कॉर्ड। याद रखिएगा कि ह्यूमन वॉइस में जो वॉइस निकल रही है हम लोग के गले से, वो क्यों आ रही है, क्योंकि हम लोग का जो वोकल कॉर्ड है वो क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। तो हर चीज, कोई भी अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस साउंड। अब ये साउंड ऐसा हो सकता है कि सुनाई पड़े या हो सकता है सुनाई ना पड़े, वो डिपेंड करता है किस फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इसके बाद आते हैं, अगला टॉपिक है वेव। अब वेव क्या होता है, तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन। इसका मतलब क्या है, तो देखिए वेव क्या है, वेव एक तरीके का डिस्टर्बेंस है। ठीक है, और ये जो डिस्टर्बेंस है ये कैसे मूव करता है, तो मीडियम के थ्रू ये मूव करता है। अब मीडियम में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, तो एक पार्टिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है दूसरे पार्टिकल में, तो दूसरा पार्टिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तीसरे में। इस तरीके से ये पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, क्या मूव करता है, डिस्टर्बेंस जो हो रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और इसी डिस्टर्बेंस को क्या कहा गया है, वेव कहा गया है।
यहाँ पर देखिए ये बोला गया है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम डू नॉट मूव। देखिए पार्टिकल जो है, अब आपको पता है मीडियम होगा तो उसमें पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल्स नहीं मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स अपनी जगह पे रुके हुए हैं। ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स अपनी जगह क्या हो रहे हैं, केवल वाइब्रेट हो रहे हैं। लेकिन मूव कौन कर रहा है, तो वहां पर एनर्जी मूव कर रही है। ये कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस जो है वो आगे मूव करता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस मूव करता है, या ये कह सकते हैं कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। लेकिन पार्टिकल्स याद रखिएगा अपनी जगह पर होते हैं, वो उनमें कोई मोशन, मतलब एक ये कह सकते हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड मोशन नहीं होता है। वो अपनी जगह पे केवल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो मोशन में और वाइब्रेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद आती है कॉम्प्रेशन क्या होता है और रेयरफैक्शन क्या होता है। तो कॉम्प्रेशन, देखिए कॉम्प्रेशन वो रीजन होता है, जैसे डिस्टरबेंसेस मूव कर रहे हैं तो कुछ ऐसी जगह हो जाएगी जहां पर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, उस जगह पर पार्टिकल्स की जो डेंसिटी होगी, ठीक है, पार्टिकल्स की जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है, कॉम्प्रेशन कहता है। और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर हाई प्रेशर प्रोड्यूस होता है। When a vibrating object move forward to push and compress the air in the front of it, तो एयर क्या होती है उस केस में, कॉम्प्रेस होती है। ठीक है, तो सिंपल चीज आप समझिए, कॉम्प्रेशन में हुआ क्या कि हाई प्रेशर प्रोड्यूस हुआ। क्यों हाई प्रेशर प्रोड्यूस हुआ, कि बहुत सारे पार्टिकल्स एक ही जगह पहुंच चुके थे, जिससे उस जगह की जो डेंसिटी है वो बढ़ गई थी। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जो एयर के पार्टिकल्स थे वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, और याद रखिएगा कंप्रेशन में कैसा प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर होता है कंप्रेशन में। ठीक है, तो हाई प्रेशर अकर्स इन कंप्रेशन। रेयर फैक्शन में उल्टा होता है, रेयर फैक्शन में कैसा प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर होगा क्या, जो पार्टिकल्स की डेंसिटी होगी, पार्टिकल बहुत दूर दूर आते हैं तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि टाइप ऑफ वेव्स। तो वेव जो है उनके अलग अलग टाइप होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वेव मेनली दो टाइप की होती हैं, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, याद रखिएगा पहला पॉइंट जो है, पहली जो टाइप है वेव की उसका नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरा जो पॉइंट है जो है आपकी वो है लॉन्गी ट्रांसवर्स वेव। अब जो साउंड वेव है, याद रखिएगा साउंड वेव जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो लाइट वेव होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो किसके एग्जांपल्स होती हैं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हो जाएगा लाइट वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल हो जाएगा साउंड वेव। साउंड वेव अभी हमने आपको बताया था ये एक मैकेनिकल वेव भी है, और क्यों मैकेनिकल वेव है, क्योंकि इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रेवल करने के लिए। लेकिन जबकि लाइट जो है उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए, इसीलिए नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर देखा जाए होती क्या है, पहले इसको समझिए। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपको ये समझना है कि यहाँ पर जैसे पार्टिकल, जैसे मान लीजिए मीडियम और ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये मीडियम के क्या है, पार्टिकल्स है। और जैसे मान लीजिए वेव कुछ ऐसे करके आगे की ओर ऐसे करके ट्रेवल कर रही थी, इस तरीके से वेव आपकी ट्रेवल कर रही है। अब ये जो पार्टिकल्स से वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो वाइब्रेशन जो होता है दैट इज पैरेलल टू दी प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। तो देख सकते हैं आप लोग वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही थी। तो वाइब्रेशन का डायरेक्शन भी ये, और आप देख सकते हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव का डायरेक्शन भी सेम है। तो प्रोपगेशन का डायरेक्शन और वाइब्रेशन का डायरेक्शन अगर ये दोनों सेम होगा तो ऐसे वेव को क्या कहेंगे, हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहेंगे। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं ये मेनली कहाँ प्रोड्यूस होंगी, सॉलिड में प्रोड्यूस हो जाएंगी, लिक्विड में प्रोड्यूस हो जाएंगी और गैसेज में प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही ये प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव हैं ये किस में प्रोड्यूस होती हैं, तो सॉलिड और लिक्विड में ही ये मेनली प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और चीज है कि ट्रांसवर्स वेव होती क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए ट्रांसवर्स वेव उसी का अपोजिट है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, और किसके पार्टिकल्स हैं, मीडियम के पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, जैसे मान लीजिए वेव कुछ इस तरीके से प्रोपगेट कर रही थी, आगे की डायरेक्शन मान लीजिए वेव प्रोपगेट कर रही है, तो जो पार्टिकल्स है वो कैसे इसमें मूव करेंगे, वाइब्रेशन होता है परपेंडिकुलर, इस तरीके से वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो वाइब्रेशन जो हो रहा है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर, वाइब्रेशन आप देख सकते हैं इस तरीके से है। और वाइब्रेशन आपको दिखाई पड़ रहा होगा किसके साथ परपेंडिकुलर है, प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर है। मतलब वेव आगे प्रोपगेट कर रही थी और वाइब्रेशन कैसे हो रहा था, उसके जस्ट परपेंडिकुलर हो रहा था। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है, वही देखिए यहाँ पर बोला गया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करेगी उसके साथ 90 डिग्री का एंगल कौन बनाता है, आपके वाइब्रेशन बनाते हैं। ठीक है, तो इस ये हो जाएगी आपकी कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव। इसके बाद आते हैं क्रेस्ट और ट्रफ।
अब देखिए वेव आपको कैसे रिप्रेजेंट करनी है, तो वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। इधर आप देखेंगे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है कि वेव कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है, और एक्स एक्सिस पे आपका होता है टाइम। जैसे मान लीजिए आपकी वेव है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आप क्या लेंगे, टाइम लेंगे। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये जो पहला पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम इज एट इट्स मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो पॉइंट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्रेस्ट कहा जाएगा। और इस पॉइंट पे क्या होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है मीडियम में, वो क्या होता है, अपने मैक्सिमम पे होता है। ट्रफ इसी का अपोजिट होता है। ट्रफ, ये जो पॉइंट आपको नीचे दिखाई पड़ रहे हैं, ये लोवेस्ट पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रफ कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम होता है, ठीक है, या ये कह सकते हैं निगेटिव में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। जो लोएस्ट पॉइंट होता है किसी वेव में, उसको ट्रफ कहा जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट जो होता है किसी वेव में, उसको क्या कहा जाता है, क्रेस्ट कहा जाता है। अब अगर एक वेव की बात की जाए, एक वेव कहाँ से कहाँ होगी, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ से पहले इधर गया वेव, फिर ए से इधर आई, ठीक है। तो ये आपका जो है ये एक वेव है, दिस इज वन वेव, वन फुल वेव है, इसको एक वेव कहते हैं। और इस वेव की जो लेंथ होती है, इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लेमडा से, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेमडा। अब वेवलेंथ क्या होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफैक्शन। अब यहाँ पर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के टर्म्स में बताना तो कठिन है, लेकिन आप ऐसे समझिए, ये मान लीजिए क्रस्ट पहला है और ये मान लीजिए क्रस्ट दूसरा है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन ना बोल के हम लोग क्या बोल सकते हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट बोल सकते हैं, या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ और या कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उसको क्या कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। और वेवलेंथ की यूनिट याद रखिए क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। वेवलेंथ को नापने की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। आसान भाषा में अगर देखा जाए, वेवलेंथ अगर आपको याद रखना है तो लेंथ ऑफ अ वेव, ये जो वेव है, इसकी जो लेंथ आपको दिखाई पड़ रही है, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, ठीक है। इसके बाद आते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब एम्पलीट्यूड के बारे में आपको बताते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है। जैसे मान लीजिए फिर से हम एक डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं, ठीक है। ये आपकी वेव हो गई ऐसे करके, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस प्रोड्यूस हो रही है, जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है, जो वाई एक्सिस है, ये जो वाई प्रोड्यूस हो रहा है, इधर वाई है, इस तरफ आपका टाइम है, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है किसी वेव में, ठीक है, किसी मीडियम में, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब मैक्सिमम डिस्टर्बेंस चाहे आप ऊपर की ओर देखें या मैक्सिमम डिस्टेंस आप नीचे की ओर देखें, दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। तो जो मैक्सिमम होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस प्रोड्यूस होता है आइदर साइड, मतलब किसी भी साइड पे, या तो ऊपर की साइड पे आप देखें या तो नीचे की साइड पे देखें, तो इसी को क्या कहा जाएगा, एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। इसके बाद वन ऑसिलेशन क्या होती है, अभी हमने आपको बताया था, वन ऑसिलेशन या वन साइकिल होती है जो यहाँ से स्टार्ट हुई जीरो से, और पहले जीरो तक गई, और फिर वापस आई, नीचे गई, और फिर यहाँ पर आई। मतलब एक पूरा पॉजिटिव साइकिल और एक पूरी निगेटिव साइकिल कहलाती है वन कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। तो चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू, तो देखिए मैक्सिमम, ये कह सकते हैं मिनिमम से मैक्सिमम गई, फिर मैक्सिमम से मिनिमम आई, फिर मैक्सिमम से मिनिमम गई, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाता है। अब टाइम पीरियड की बात आती है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो देखिए एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, ठीक है, एक ऑसिलेशन को, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 4 ऑसिलेशन कोई कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, 4 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं 10 सेकंड में। अब बताइए टाइम पीरियड कितना है। तो टाइम पीरियड आपको समझना है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, उसी को कहते हैं हम लोग टाइम पीरियड, ठीक है। तो अगर 4 ऑसिलेशन 10 सेकंड में हो रहे थे, तो एक ऑसिलेशन कितने में हो जाएगा, 10/4, मतलब 2.5 सेकंड में हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, और टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव, इसका कोई मतलब नहीं है टू कंसेक्यूटिव या ये सब चीजें मत याद करिए, बस आप ऊपर वाली डेफिनेशन याद करिए। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन या एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड की ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछी जाए तो आप याद रखिएगा, सेकेंड होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड क्या था कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना वक्त लगा, जितना टाइम लगा, उसी को टाइम पीरियड कहा गया। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है, कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं। तो जितनी साइकिल्स कंप्लीट होती हैं,
जितनी साइकिल्स कंप्लीट होंगी 1 सेकंड में, उसी को क्या कहा जाएगा? फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। तो देखिए वही बोला गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकंड, ठीक है? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ये ऐसे करके होता है, इसमें वी बना हुआ है लेकिन ऐसे होता है थोड़ा-सा। इसकी कभी-कभी इसको एफ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल एफ से भी, ठीक है? एसआई यूनिट याद रखिएगा हर्ट्ज होती है। तो डेफिनेशन याद रखिए, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड या पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो इसकी एसआई यूनिट याद रखिएगा हर्ट्ज होती है, और हर्ट्ज को और क्या कहा जाता है? वाइब्रेशंस पर सेकंड भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं टोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखिएगा, टोन क्या होता है? साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक ऐसा साउंड जिसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है? ऐसी साउंड जिसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी हो, उसको क्या कहेंगे? टोन कहेंगे। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? नोट होता है। तो ऐसी साउंड जिसमें कई सारी फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर हो, सब मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, तो ऐसा साउंड जिसमें मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज होती है, उसको क्या कहा जाता है? नोट कहा जाता है। इसके बाद आते हैं स्पीड क्या होती है? किसी भी वेव की स्पीड क्या होती है? ठीक है? तो जितना डिस्टेंस वो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है आप लोग मान लीजिए वेव में, ठीक है? तो जो पॉइंट है वेव में, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो जैसे मान लीजिए पॉइंट है वेव में, और ये पॉइंट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम, इसी को क्या कहा जाएगा? स्पीड कहा जाएगा। किसकी? स्पीड ऑफ वेव की स्पीड है। और फॉर यूनिट क्या होती है? तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, ठीक है? अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला याद रखिएगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, या आसान ये है कि आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद करें। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वी अपॉन लेमडा, ठीक है? एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा। यहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसी है, वी वेलोसिटी, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। लिख देते हैं, वी क्या है? वेलोसिटी है या स्पीड है, ठीक है? और लेमडा क्या है? यहाँ पर वेवलेंथ है। तो ये क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी बराबर वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। इस तरीके से आप लोग स्पीड का फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब साउंड की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? तो देखिए, जब क कई सारे आपके पास साउंड होते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास कई सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है? जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक दी गई लाउडनेस, दूसरी दी गई पिच, तीसरी दी गई टिम्बर, और उसी को और क्या कहा जाता है? क्वालिटी भी कहा जाता है। तो अलग-अलग साउंड वेव की अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, और कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे लाउडनेस हो गया, पिच हो गई, टिम्बर या क्वालिटी हो गई। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले हमारे पास है जो है, उसका नाम है लाउडनेस। अब लाउडनेस क्या होती है? तो इट इज़ द मेजर ऑफ साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकंड एंड इज़ मेजर्ड इन डेसिमल। तो लाउडनेस को मेजर किसमें किया जाता है? डेसिबल में मेजर किया जाता है। और ये क्या है? तो ये एक मेजरमेंट है, किस चीज़ का? कि हमारे कानों तक हर सेकंड कितनी साउंड एनर्जी पहुँच रही है, ठीक है? तो लाउडनेस क्या है? लाउडनेस एक ऐसा मेजरमेंट है जो हमको ये बताता है कि हमारे ईयर्स तक, हमारे कानों तक कितनी साउंड एनर्जी हर सेकंड पहुंच रही है, पर सेकंड पहुंच रही है, ठीक है? और इसको मेजर किस में करते हैं? तो इसको मेजर करते हैं डेसिबल में। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको समझना। कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लाउडनेस, तो आप कहेंगे डेसिबल है, ठीक है? और लाउडनेस याद रखिएगा किस पे डिपेंड करता है? तो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, जिसका नाम है एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, लाउडनेस भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो अगर कोई साउंड है जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। साउंड है जिसका एम्पलीट्यूड कम है, तो उसकी लाउडनेस भी क्या होगी? कम होगी। इसके बाद आते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये इंटेंसिटी क्या होती है साउंड की? तो इट इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकंड थ्रू यूनिट एरिया, ठीक है? तो कितनी साउंड एनर्जी पास होती है हर सेकंड, ठीक है? हर सेकंड कितनी साउंड एनर्जी पास होती है पर यूनिट एरिया, उसको क्या कहा जाता है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहा जाता है, ठीक है? तो अगर इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा जाए, तो आपका फॉर्मूला सिंपल आ जाएगा, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो एनर्जी कितनी पास हो रही है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब एनर्जी अपॉन टाइम की यूनिट अगर आप देखेंगे, तो ये वॉट हो जाएगी, और एरिया है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो इंटेंसिटी की यूनिट किस लिए क्या होती है? वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है? तो क्या होती है यूनिट? वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। मीटर की पावर -2 ऐसे लिख दें, या ऐसे लिख दीजिए, वॉट पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आते हैं पिच क्या होता है? पिच, अब देखिए पिच एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड की। ये क्या करती है? इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस। तो जैसे मान लीजिए 2 साउंड हैं, और दोनों साउंड की लाउडनेस सेम थी, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, उन दोनों साउंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं, ठीक है? तो पिच मेनली उन साउंड्स को डिस्टिंग्विश करेगी जिनकी लाउडनेस, या ये कह सकते हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है? और ये किस पे डिपेंड करता है? जैसे हमने देखा था कि जो लाउडनेस था, लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा था? तो लाउडनेस डिपेंड कर रहा था एम्पलीट्यूड पे। किस पे?
एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन जो पिच होता है ये एम्पलीट्यूड पे नहीं डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और सेम वही चीज़ होती है कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है, पिच भी उतना ही ज़्यादा होता है। ये बात आप लोग को याद रखनी है, ठीक है? और पिच अगर कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, या ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। इसके बाद अगले पे आते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हमारे पास है टिम्बर, या इसको और कहा जाता है क्वालिटी। अब टिम्बर या क्वालिटी क्या होती है? तो ये एक और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड होती है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, साउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने अभी पिच देखा था, पिच ऐसे साउंड को डिस्टिंग्विश कर रही थी जिन जिन दो साउंड्स की क्या सेम थी, लाउडनेस सेम थी। लेकिन मान लीजिए आपके पास दो साउंड्स हैं, ठीक है, वन और टू दो साउंड्स हैं और इनकी लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है। तब आप किससे डिस्टिंग्विश करेंगे? तब आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है साउंड की, जिसको कहते हैं टिम्बर या क्वालिटी। तो टिम्बर और क्वालिटी ऐसे साउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए मेनली यूज होती है, जिसकी पिच भी सेम होगी और लाउडनेस भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं, इसके बाद हमारे पास जो है वो है स्पीड ऑफ साउंड। अब साउंड की स्पीड के बारे में बात अगर करी जाए तो साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किसमें होती है? अभी हमने बताया था सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है ज़्यादा, और सबसे कम किसमें होती है? गैस में होती है। याद रखिएगा, तो ये पैटर्न रहेगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में होती है और सबसे कम स्पीड किसमें होती है? गैस में होती है। और अगर वैक्यूम की बात करी जाए, वैक्यूम में जो साउंड है स्पीड मतलब ये है साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती, तो इसकी स्पीड वैक्यूम में क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है? और याद रखिएगा एक और बात कि जो साउंड है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, किसी भी मीडियम का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पर साउंड की स्पीड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मीडियम का, तो साउंड की स्पीड भी जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है? अब यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड के बारे में देखिए बताया भी गया है, ये आप लोग को एज़ इट इज़ याद कर लेना है कि जो स्पीड ऑफ साउंड होती है एयर में, ठीक है? वो कितनी होती है? 344 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन कितने टेम्परेचर पे? 22 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाए, तो अब क्योंकि टेम्परेचर को कम कर दिया गया, तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम हो जाएगी। और कितनी हो गई? 331 मीटर पर सेकंड हो गई। अब अगर लाइट की स्पीड देखेंगे, तो लाइट की स्पीड टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करती है, ठीक है? लाइट की स्पीड हालाँकि मीडियम पे डिपेंड करती है, लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन किसमें? वैक्यूम में, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये वैक्यूम में स्पीड है लाइट की, कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर साउंड की स्पीड अगर आप वैक्यूम में बोलेंगे, तो कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 0, ठीक है? क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। इसके बाद आते हैं, क्या है हमारे पास टॉपिक? वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब आपको पता होगा, जैसे लाइट होती है, लाइट क्या होती है? लाइट रिफ्लेक्ट होती है। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, इधर से लाइट आएगी, इसको इंसिडेंट रे कहा जाएगा, और लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी इससे, और इसको क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे कहा जाएगा। और यहाँ बीच से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको कहेंगे हम लोग नॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। सेम जो चीज़ लाइट में होती है, वही सेम चीज़ किसमें होती है? साउंड में होती है। ठीक है? किसमें होती है? साउंड में होती है। अब ये जो एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के जो बीच का एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है? तो वही है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या है? फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस। तो ये जो सरफेस आपको दिखाई पड़ रहा है, कैसा सरफेस है? हार्ड सरफेस है। तो आपके पास साउंड आई और साउंड स्ट्राइक करी इस हार्ड सरफेस पे और रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस फिनोमेना को क्या कहा जाएगा? दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मेनली दो लॉस को फॉलो करेगा। पहला लॉ क्या कहता है? तो पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों चीजें जो हैं वो सेम प्लेन पे लाई कर रही हैं। दे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है? प्लेन क्या है? तीनों चीजों का सेम है, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। और दूसरा क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने आपको बताया, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं आई बराबर आर। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एंगल आई की वैल्यू आपको दी गई 30 डिग्री और आपसे पूछा गया बताइए एंगल आर क्या है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन टफ भी कर दिए जाते हैं, जैसे आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे मान लीजिए आपका सरफेस है और ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपका नॉर्मल हो गया और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है? तो आपको ये वाला एंगल दे दिया जाएगा, मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया गया। आपसे पूछा गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बताना है। तो ये इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे थी। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? बड़ा वाला हो जाएगा। तो ये 30 था,
तो ये भी 30 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इससे कठिन क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारे पास एको है। अब एको क्या होता है? एको मतलब होता है गूंज। आपने देखा होगा आवाज कई बार गूंजती है, ठीक है? तो रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है? तो क्या होता है? साउंड का रिपीटेशन होता है और किस वजह से होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स के रिफ्लेक्शन से रिपीटेशन होता है साउंड का और इसी को क्या कहा जाता है? एको कहा जाता है। We hear the original sound and echo separately only if there is a time interval of 0.1 सेकेंड बिटवीन द। जैसे मान लीजिए एको हमको कब सुनाई पड़ेगा? ये तब सुनाई पड़ेगा जब ओरिजिनल साउंड जो है, ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है? ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप आ रहा है, वो 0.1 सेकंड से ज़्यादा या इसके बराबर का आ रहा है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए 0.2 सेकंड का टाइम गैप आया इन दोनों के बीच में, रिफ्लेक्टेड और ओरिजिनल के बीच में, तो हमको एको सुनाई पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए 0.05 सेकंड का ही टाइम गैप आया दोनों के बीच में, ओरिजिनल साउंड गई और रिफ्लेक्टेड साउंड आई, दोनों के बीच में अगर 0.05 सेकंड का ही गैप आ रहा है, तो हम लोग को इको सुनाई नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए पूछा जाए कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ठीक है? जो साउंड होता है, जो सोर्स होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, ये कह सकते हैं कि जो सोर्स है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और जो ऑब्स्टेकल है जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगी, दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए जिससे हम लोग को इको सुनाई पड़े? तो ये होनी चाहिए 17.2 मीटर, ठीक है? तो 17.2 मीटर से अगर कम डिस्टेंस पे है आपका ये ऑब्स्टेकल, तो आपको इको सुनाई नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 17.2 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे है आपका ऑब्स्टेकल, तो आपको इको सुनाई पड़ता है। ठीक है? ये टर्म याद रखिएगा, इको क्या होता है और इसके बारे में जितनी बातें बताई। इसके बाद आता है रिवर्बरेशन। अब ये रिवर्बरेशन क्या होता है? तो रिवर्बरेशन इट इज़ द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन अ बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन। तो देखिए जब रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है, तो वो जो कंडीशन आती है रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिवर्बरेशन कहते हैं। और ये होता मेनली किससे है? तो वॉल से, सीलिंग से, फ्लोर से होता है। ये बात आप लोग को याद रखनी है। अब साउंड बोर्ड क्या करता है? साउंड बोर्ड के बारे में जानना है। तो इट इज़ अ कॉनकेव बोर्ड। देखिए मेनली आपको ऑडिटोरियम्स में लगा दिखाई पड़ेगा साउंड बोर्ड। ये करता क्या है? इट इज़ एक कॉनकेव शेप का होता है। कॉनकेव मतलब इस तरीके का कुछ होगा, ठीक है? प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज इन बिग हॉल। तो बड़े-बड़े हॉल्स में ये प्लेस होता है। होता इससे मेनली ये है कि जो साउंड यहाँ से निकल रही है, वो पूरे हॉल में इवनली क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है। मतलब सबको आसानी से सुनाई पड़ जाएगी आवाज़, ठीक है? तो आवाज़ को इवनली स्प्रेड करने के लिए साउंड बोर्ड यूज़ किया जाता है। अब आते हैं अगला जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। अब स्टेथोस्कोप का काम क्या होता है? तो ये एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और इसको कौन यूज़ करता है? डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। और इससे होता क्या है कि लिसनिंग द साउंड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी साउंड होते हैं, जैसे हार्ट बीट के साउंड होंगे, ठीक है? ये लंग्स का साउंड होगा, तो ये सब साउंड किससे सुनाई पड़ता है हम लोग को? स्टेथोस्कोप से सुनाई पड़ता है। तो स्टेथोस्कोप आप लोग ने देखा होगा, इसमें एक ऐसे करके ईयर मतलब ये होता है और यहाँ पर ईयर पीस होते हैं 2, ठीक है? इस तरीके से होता है। इसको मेनली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। इसके बाद आते हैं क्या है? ऑडिबल रेंज है। ऑडिबल रेंज मतलब ये हुआ कि ह्यूमन जो है, वो किस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकता है, उसी को कहते हैं ऑडिबल रेंज। तो जिस फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को ह्यूमन सुन सकता है, उसको ऑडिबल रेंज कहेंगे, ठीक है? और वो फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ है। जैसे मान लीजिए कोई आवाज़ है 200 हर्ट्ज़ की, तो क्या वो ह्यूमन को सुनाई पड़ेगी? तो हाँ, बिल्कुल सुनाई पड़ेगी क्योंकि ये इस रेंज में आ रही है। लेकिन मान लीजिए कोई फ्रीक्वेंसी है 50,000 हर्ट्ज़ की, ठीक है? तो ये ह्यूमन को सुनाई नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इसके ऊपर हो गई, ठीक है? और अगर मान लीजिए किसी की फ्रीक्वेंसी 21 हर्ट्ज़ है, तो ये भी सुनाई पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी अगर 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में है, तो वो ऑडिबल है, मतलब हम लोग को सुनाई पड़ती है। अब आते हैं इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है? तो अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम है, मतलब जैसे 18 हर्ट्ज़ हो गया, ठीक है? 10 हर्ट्ज़ हो गया, 5 हर्ट्ज़ हो गया, ये अगर फ्रीक्वेंसी है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासोनिक वेव कहेंगे। मतलब ऐसी साउंड या ऐसी वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम होती है, उनको क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। और इसके एग्ज़ाम्पल क्या-क्या दिए गए? जैसे वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम, जो पेंडुलम में वाइब्रेशन होता है, ये भी इंफ्रासोनिक वेव है। इसके बाद जो अर्थक्वेक आते हैं, वो भी इंफ्रासोनिक वेव है, ठीक है? कुछ एनिमल्स हैं जैसे व्हेल हो गए, एलिफेंट्स हो गए, तो ये भी क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो इंफ्रासोनिक वेव्स या इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। राइनोसेरॉस जो गेंडा होता है, ठीक है? ये अगर आप देखेंगे तो ये भी इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है और कितने हर्ट्ज़ की? 5 हर्ट्ज़ की अप्रॉक्सिमेट ये फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, मतलब ये हम लोग को सुनाई नहीं पड़ने वाली है। इसके बाद आते हैं अल्ट्रासाउंड क्या होता है? तो जैसे इंफ्रासोनिक हमने देखा जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम थी उसको क्या कहा गया? इंफ्रासोनिक कहा गया। अल्ट्रासोनिक क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा होगी,
ठीक है? तो वो साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासोनिक साउंड कहेंगे। और ये भी हम लोग सुन नहीं सकते, याद रखिएगा। ये नहीं कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम लोग को सुनाई पड़े, नहीं, हम लोग को सिर्फ़ वही सुनाई पड़ेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी। ठीक है? वही हम लोग को केवल सुनाई पड़ेगी। अब इसके लिए आप कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी समझ लीजिए जो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे डॉल्फिन हो गए, ठीक है? बैट्स हो गए, चमगादड़ जिसको कहते हैं, पोर्पोइज़ हो गए, रैट्स हो गए, तो ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को ये प्रोड्यूस करते हैं। अब हियरिंग एड आप लोग ने देखा होगा, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ठीक से सुनाई नहीं पड़ता, तो अपने कान में एक हियरिंग एड लगाए होते हैं। तो ये हियरिंग एड होता क्या है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बैटरी से ऑपरेट होती है और मेनली ये क्या करती है, साउंड को एम्पलीफाई कर देती है। याद रखिएगा, साउंड को एम्पलीफाई करने में काम आती है। और इसको मेनली जो लोग होते हैं वो कहाँ पर इसको वियर करते हैं, तो ईयर के पीछे, मतलब कान के पीछे उनको लगाते हैं। ठीक है? और मेनली उनको लगाया जाता है जिनको हियरिंग लॉस होता है, मतलब जो ठीक से सुन नहीं पाते हैं। अब इसके बाद देखिए, आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है, एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की एप्लीकेशन क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड पे आते हैं कि अल्ट्रासाउंड का यूज़ कहाँ-कहाँ होता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है, क्लीनिंग पार्ट्स। तो ऐसे-ऐसे पार्ट को साफ़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पर किसी भी मशीन का पहुँचना आसान नहीं होता है। जैसे स्पाइरल ट्यूब्स हो गए, ऑड शेप्ड मशीन्स हो गई, तो इनके लिए मतलब इनकी गंदगी को साफ़ करने के लिए, इनके पार्ट्स को साफ़ करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स का, अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। ठीक है? इसके बाद आते हैं, इसके बाद अगला इसका यूज़ दिया गया है, टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज़ इन मेटल ब्लॉक्स। तो मेटल ब्लॉक्स में अगर कोई क्रैक है या कोई फ्लॉज़ हैं, तो हम लोग इसको डिटेक्ट भी किससे कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स की बात करी गई है कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना है इंटरनल ऑर्गन का, जैसे लिवर है, इसमें कोई माल फंक्शनिंग हो रही है, तो इसका कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, या गॉल ब्लैडर में कोई जैसे स्टोन है, ऐसा कोई चीज़ है, या यूट्रस या किडनी में कोई ऐसी चीज़ है जो डिटेक्ट करनी है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका एप्लीकेशन है कि जो किडनी में स्टोन्स होते हैं, जो किडनी में पथरी होती है, ठीक है? उसको खत्म करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का, अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। ठीक है? और अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होती है? तो अल्ट्रासोनोग्राफी से फीटस का पता लगाया जाता है कि फीटस कैसा है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है? इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसमें क्या आता है, इकोकार्डियोग्राफी क्या होती है? अब इकोकार्डियोग्राफी को अगर आप देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म आपने अक्सर सुना होगा, इसको कहते हैं ईसीजी। ठीक है? अब ईसीजी किसका होता है? कभी-कभी ये पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा ईसीजी होता है हार्ट का। ठीक है? तो इसमें क्या है, इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू डायग्नोज हार्ट डिजीज़ेज़। जो भी हार्ट की डिजीज़ है, जो भी हार्ट में मालफंक्शनिंग हो रही है, डिसफंक्शनिंग हो रही है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ईसीजी कराया जाता है। तो ये एक तरीके से स्कैनर होता है किसका? हार्ट का। लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? इकोलेशन है। इकोलेशन क्या होता है? तो ये एक मेथड होता है, जैसे बैट्स से चमगादड़ होते हैं, पोर्पोइज़ होते हैं, डॉल्फिन्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करते हैं। ठीक है? और ये क्या करते हैं? इको प्रोड्यूस करते हैं, और इको जब रिफ्लेक्ट होके आता है तो इनको पता चल जाता है आगे कोई ऑब्स्टेकल है या नहीं है, जिससे ये लोग क्या करते हैं? आसानी से मूवमेंट कर लेते हैं, या किसी भी चीज़ को आसानी से लोकेट कर लेते हैं। ठीक है? तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इकोलेशन। और ये कौन करता है? मेनली ये एनिमल्स करते हैं, जैसे आपके पास बैट हो गया, पोर्पोइज़ हो गया, डॉल्फिन्स हो गया, तो ये सब किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए इकोलेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। और याद रखिएगा, इकोलेशन टेक्निक में जो ये लोग साउंड रिलीज़ करते हैं, जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑर्गन से, वो कौन-सी साउंड होती है? तो वो अल्ट्रासोनिक वेव होती है। कौन-सी वेव होती है? अल्ट्रासोनिक वेव होती है। ठीक है? हम लोग को सुनाई नहीं पड़ेगी, लेकिन इनको सुनाई पड़ जाती है। तो ये हमारे पास पूरा टॉपिक था। इसके अलावा जो हमारा ह्यूमन ईयर है, उसको हम लोग ने अलग एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। उसको हम लोग ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा दिया है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।